साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म दी नवोदय क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है, तैयारी है वो भी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम हमारे यूपी पुलिस की तैयारी के लिए हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि आपको थंबनेल में देखकर ही पता चल गए होंगे, लेकर आया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेकर आए हैं। ठीक है, ये आपको आपकी परीक्षा में सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर ए कह रहा है कि अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी बहुब्रीहि। ठीक है, तो निशाचर यानी रात्रि में विचरण करने वाला, ठीक है, वो कहलाता है क्या? निशाचर या राक्षस। ठीक, तो इसमें हमें सीधा तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है। ठीक है, इसमें ना तो पहला पद हमारा प्रधान होता है और ना ही दूसरा, इसमें कोई अन्य तीसरा अर्थ निकल कर आता है। ऐसे में होता है हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पे? बहुब्रीहि, डी बहुब्रीहि। कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि। चलिए दूसरा प्रश्न ये कह रहे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को दोस्तों हम लोग कहते हैं, राइट आंसर हो गया हमारा बी समास। ठीक है, हम लोग फटाफट अंदाज में एक अच्छी खासी स्पीड में सारे क्वेश्चंस को निपटाएंगे, जिससे कि आपका समय भी कम लगे और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस मिल जाएं। चलिए नेक्स्ट फिर एक आजन्म शब्द का उदाहरण है। आजन्म जो शब्द है वो कह रहा है उदाहरण है किसका? एक कह रहा है अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास और डी द्विगु समास। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा आजन्म शब्द है वो है हमारा, राइट आंसर इसका हमारा होगा ए अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता तथा प्रधान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मौन का विलोम शब्द है मौन। ठीक, मौन का विलोम शब्द क्या होगा? ए कह रहा है मुखर, बी मौखिक, सी मयंक और डी विकार। तो दोस्तों मौन का जो विलोम शब्द होगा वो है हमारा राइट आंसर ए क्या? मुखर। मौन का विलोम होता है मुखर। चलिए नेक्स्ट फिर कह रहे हैं कि स्तन्य का पर्यायवाची, स्तन्य का पर्यायवाची, ठीक, जो स्तन्य है वो किस चीज़ का पर्यायवाची है? दोस्तों राइट आंसर है हमारा स्तन्य है दूध का पर्यायवाची। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, स्तन्य है दूध का पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए अद्भुत, बी अभूतपूर्व, सी अपूर्ण और डी अनुपम। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी अभूतपूर्व। ठीक है, अभूतपूर्व। ठीक, और जो उपमा रहित हो वो हो गया हमारा अनुपम और जो पूरा ना हो वो हो गया अपूर्ण। चलिए नेक्स्ट फिर कह रहे हैं कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर जो चलाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग, ए कह रहे हैं कि अस्त्र, बी शस्त्र, सी भाला और डी गुलेल। तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को दोस्तों हम कहते हैं क्या? अस्त्र। फेंक कर चलाए जाने वाले को क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। ठीक, और जो हाथ से पकड़कर चलाया जाता है उसको कहते हैं शस्त्र। ठीक, हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले को शस्त्र कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट फिर कहने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह मेरा पुस्तक है, बी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो दोस्तों यही हो गया हमारा राइट आंसर बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही शुद्ध वाक्य है। चलिए फिर है क्वेश्चन की अंगूठी का नग होना का अर्थ है।
अंगूठी का नग होना का अर्थ है? ए बहुत बड़ा होना, बी छिपा हुआ, सी बहुत प्रिय और डी बहुत सुंदर। तो इसका राइट आंसर हमारा सी बहुत प्रिय होना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि कान फूकना। कान फूकना ये एक मुहावरा है, ये कह रहा है इसका क्या अर्थ है? चौकन्ना करना, बी चुगली करना, सी जादू टोना करना और डी दीक्षित करना। ठीक, तो दोस्तों कान फूकना जो है उसका अर्थ होता है सी दीक्षित करना, यानी अच्छे से लिखा पढ़ा देना। ठीक है, पढ़ा दें। चलिए फिर कह रहे हैं कि ठंडन गोपाल का अर्थ है। ठंडन गोपाल का अर्थ है क्या है? ए कंगाल, बी बेकार, सी धनवान और डी समय आने पर मुकर जाना। तो दोस्तों जो ठंडन गोपाल का अर्थ होता है वो होता है राइट आंसर ए कंगाल। चलिए नेक्स्ट कह रहे कि डॉट डॉट के अंधे को हरा ही नजर आता है। ठीक, कौन से, किसको? राइट आंसर है यहाँ कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है। सावन के अंधे को हरा नजर आता है। चलिए नेक्स्ट फिर कह रहे कि घर का वेदी डॉट डॉट ढाए। क्या? ए कह रहा है कि बाबरी, बी अयोध्या, सी लंका और डी कहर। ठीक, बाबरी तो ढह गई, लेकिन जो घर का वेदी है वो है इसका राइट आंसर घर का वेदी लंका ढाए। क्या है? घर का वेदी लंका ढाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ए कह रहे हैं कि जुगुप्सा, बी क्रोध, सी शोक और डी निर्वेद। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पे डी निर्वेद है, जो वो शांत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। चलिए क्रोध होता है रौद्र रस का, शोक होता है हमारा करुण रस का। ठीक है, और जो जुगुप्सा होता है वो होता है विभत्स रस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये कह रहे हैं कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? ठीक, ये छंद है किस में रहता है? ए कह रहा है कि चरणों में, बी यति, सी दोनों में। तो दोस्तों जो छंद होता है वो चरणों में विभक्त रहता है और जो यति होती है वो उसके बीच में आने वाली जो रुकाव होता है उसको अपन यति कहते हैं, छंद के बीच में। चलिए फिर कह रहे अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ए, क्या? उपमा अलंकार। चलिए नेक्स्ट हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं अक्षर उनको क्या कहते हैं? ए स्वर, बी व्यंजन, सी संयुक्त अक्षर, डी स्वतंत्र हिंदी। तो राइट आंसर है ए स्वर। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली। ठीक, पहले भी अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। पश्चिमी हिंदी की बुंदेली है, कन्नौजी भी है, ब्रज भी है, कौन नहीं है? राइट आंसर डी बघेली है, जो वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, बघेली किसकी है? ये पूर्वी की है। बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। फिर कह रहे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर और डी वर्ण। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वो होते हैं क्या? वर्ण। राइट आंसर डी वर्ण। फिर कह रहे किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग, अपवाद। उपसर्ग मतलब जो आगे लगाए जाते हैं और प्रथ मतलब जो मूल शब्द के पीछे लगे होते हैं। बी पराजय, सी प्रभाव और डी ओढ़ना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसरस भरा कनक घट जैसे उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, कौन सा अलंकार? दृष्टांत अलंकार। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? ए दुर, बी अति, सी निर और डी अन। तो दोस्तों आचार शब्द के पहले यदि हम अनाचार अन लगा देंगे तो ये बन जाएगा अनाचार। ठीक, क्या बन जाएगा? अनाचार, जिसका अर्थ हो जाता है जुल्म। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो गया? डी। फिर कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का संयोग, मनोहर, नमस्कार और डी पवन। राइट आंसर हो गया पवन। ठीक, ये अयादि संधि का एक उदाहरण है।
अयादि स्वर संधि का, ठीक है, जिसका संधि विच्छेद होगा प धन अन, ये पवन का संधि विच्छेद होता है। चलिए अगला, आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल का नाम का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान द्वारा किया गया है? ए कह रहे कि राहुल सांकृत्यायन, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी ग्रियर्सन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ए राहुल सांकृत्यायन। क्या है? ए राहुल सांकृत्यायन, ठीक। चलिए नेक्स्ट, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। माथा ठनकना, ए कह रहे सिर दर्द होना, बी सोचना, सी माथा घायल होना और डी संदेह करना। तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होता है डी संदेह करना। चलिए फिर कह रहे उत प्लस ज्वल का सही शब्द है। उत प्लस ज्वल का जो सही शब्द है वो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर डी उज्ज्वल, ठीक। ये वर्तनी की दृष्टि से यही सही शब्द है उज्ज्वल। फिर कह रहे जो दूसरों के सहारे जीवित हो, जो दूसरों के सहारे जीवित हो, ए परावलंबी, बी पराश्रित, सी पराधीन और डी परोपजीवी। जो दूसरों के सहारे जीवित हो, राइट आंसर डी हो गया परोपजीवी। जो दूसरों पर आश्रित हो, पराश्रित। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। ये कह रहे कि यह कथन किसका है? ए महादेवी वर्मा, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रानंदन पंत और डी जयशंकर प्रसाद। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, ये जो कथन है ये है महादेवी वर्मा जी का। चलिए नेक्स्ट, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कौन सा कारक कहलाता है? ए कह रहे कर्म, बी करण, सी कर्ता और डी अधिकरण। तो जो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कहलाता है हमारा कर्म कारक। राइट आंसर ए कर्म कारक। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामसिक पद कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा? ए कह रहा है कि महावीर, बी नीलगाय, नीला है जो कमल नीलकमल, ये सारे हो गए। यहाँ पे हमारा डी वाला नहीं है, पीतांबर, पीला है जिसका अंबर अर्थात भगवान श्री कृष्ण। चलिए, पीले वस्त्र धारण करने वाले। फिर कह रहे उत्पत्ति की दृष्टि से कौन शब्द का भेद नहीं है? उत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, तन्द्वित नहीं है। राइट आंसर क्या हो गया? डी तन्द्वित है, जो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। तन्द्वित ये क्या है? प्रत्यय। फिर कह रहे हैं कि मदनशला का पर्यायवाची है। मदनशला का किसका है? ए कौआ, बी चिड़िया, सी कबूतर, डी कोयल। तो जो मदनशला का होता है दोस्तों वो पर्यायवाची होता है। राइट आंसर डी कोयल का। चलिए नेक्स्ट, निम्नांकित में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन श श श हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। और जो यारा लावा है ये अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। चलिए अगला, रैपिड स्पीड में, ठीक। फिर कह रहा है कि रस सिद्धांत का आदि प्रणेता किसे माना जाता है? रस सिद्धांत का आदि प्रणेता, ए पंडित राज जगन्नाथ, बी भरत मुनि, सी जयदेव और डी आनंदवर्धन। तो भरत मुनि को, ठीक है, रस का जो क्या है वो जनक माना जाता है, ठीक। फिर कह रहे हैं मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास के चरणों की व्याख्या मुख्य रूप से कितने भागों में की है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो राइट आंसर है हमारा ए 2 भागों में, ठीक है। कितने भागों में? 2 भागों में। चलिए नेक्स्ट, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए किस रूप में? ये कह रहे विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो राइट आंसर हमारा ए ही हो गया, विद्यालय जीवन के समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। चलिए नेक्स्ट, मैडम चाय खाती है बाक, ये कह रहा है कैसा है वाक्य? ये कह रहा है अर्थविज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। बी वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थविज्ञान की दृष्टि से गलत है। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पे बी। ये जो वाक्य है वो वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थविज्ञान की दृष्टि से ये गलत है। चलिए नेक्स्ट, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है, उसको क्या कहते हैं? ए कह रहे भाषाघात, बी चलाघात, सी पठन वैकल्य, बी डी वाक संबंध रोग। तो दोस्तों राइट आंसर हो गया इसका ए भाषाघात, ठीक। चलिए सीरीज का अंतिम प्रश्न, सबसे आखिरी प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में
प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है? ये कह रहा किसे दिया जाता है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी श्रीधर पाठक और डी मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों जो खड़ी बोली है उसको काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है, किसको दिया जाता है? श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ठीक, और इनकी एक पत्रिका भी निकलती थी, ठीक है, जो पूछी जाती है तो इनके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती थी वो कौन सी थी? सरस्वती। ठीक है, कौन सी पत्रिका? सरस्वती पत्रिका इनके द्वारा निकाली जाती थी। तो इसी के साथ आज के हमारे सारे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। आशा करते हैं कि आपको निश्चित ही ये पसंद आए होंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं तब तक कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।